वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति की जिसे नादिर शाह के नाम से जाना जाता है। बात नादिर शाह के इतिहास की करेंगे, साथ में इसके एम्पायर की बात करेंगे कि कैसे इसने एक व्यक्ति जो कि आम व्यक्ति था और कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और उसके बाद भारत में भी ये यहाँ से भी काफी संपत्ति लूट कर ले गया। तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक दो नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही है। अगर आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो काफी बार देखा जाता है कि नादिर शाह से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नादिर शाह का इतिहास। नादिर शाह, आपने नादिर शाह को जो सुना होगा या नादिर शाह को जब आप जानते होंगे, जितना भी आपने नादिर शाह के बारे में पढ़ा होगा उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि नादिर शाह को दिल्ली में कत्लेआम के रूप में जाना जाता है। यानी कि दिल्ली में जब ये आया 17वीं सदी में, तब इसने यहाँ पर आने के बाद जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह आलम, जिन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये काफी रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे। ठीक है, इसी के कारण जो है इतनों ने कोहिनूर हीरा जो था ना वो तक गवा दिया था अपनी अय्याशी के चक्कर में। ठीक है, ये अभी हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन नादिर शाह जो था, नादिर शाह को अन्य नाम, मतलब इसके काफी नाम थे जिसे नादिर शाह को अन्य नामों से पुकारा जाता था। जैसे नादिर शाह को नादिर शाह अफसर भी कहा जाता था, नादिर कोली बेग के नाम से भी जाना जाता था, तहमस कोली खान के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, नादिर शाह जो था ये 17वीं सदी का जो है सबसे शक्तिशाली ईरानी शासकों में से एक था। कौन? नादिर। क्लियर है। तो 17 सदी में सबसे शक्तिशाली शासक, अगर ईरान के अंदर कोई सबसे शक्तिशाली शासक था तो उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह जो था इसका जो इतना सारा शक्तिशाली होने का जो कारण था सबसे बड़ा, वो था इसकी दमदार सैन्य ताकत। यानी कि अपने दमदार सैन्य बल के कारण ही कई लड़ाइयां इसने जीत ली और भारत पर भी बड़ी आक्रमण इसने किया था उस समय, है ना। अपनी हुकूमत इसने अपने ही इस दमदार सैन्य की ताकत जमा ली थी। भारत पर भी इसने आक्रमण किया था। दिल्ली की सत्ता पर जब इसने भारत पर आक्रमण करा उस समय दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम था, जिसको इन्होंने हराने के बाद उससे खूब ज्यादा दौलत जो है छीन ली थी, या ये कहें यहां से लूट कर ले गया था। ठीक है, और भारत में इसे लुटेरे के नाम से ही जाना जाता है नादिर साहब को। क्लियर है। ये जब यहाँ से जितनी भी चीजें ले गया, सोना जेवरात जो भी यहाँ से ले गया, लेकिन उसमें सबसे बेशकीमती चीज थी कोहिनूर का हीरा। वो कोहिनूर हीरा ले जाने वाला 1739 में और कोई नहीं था, नादिर शाह था। ठीक है, नादिर शाह दिल्ली में ये सोना चांदी तो लूट के ले गया, लेकिन ये जितने दिन दिल्ली में रहा इसने बेरहमी से यहाँ लोगों के कत्ल करे थे। ठीक है, और ये कहा जाता है कि यहाँ की धरती जो थी वो लाल खून तक में बदल गई थी। क्लियर है। चलिए, ये था नादिर शाह के बारे में, लेकिन हम सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं कि कहाँ से ये अपना करियर, मतलब अपना इसका प्रारंभिक जीवन क्या कहता है। नादिर शाह का जो जन्म था वो उत्तर पूर्वी ईरान के खुरासान में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? उत्तर पूर्व ईरान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खोरासान। यहां पर कजलबस कबीले में एक साधारण परिवार में ये अपना जन्म लेता है। और इसके पिता जो थे वो एक साधारण किसान थे, किसानी करते थे। पिताजी का जब देहांत हुआ उस समय नादिर शाह एक बच्चा था। ठीक है, कहा यह जाता है कि जब इसके पिता का देहांत हुआ था उसके कुछ समय बाद ही उज्बेकों द्वारा, ठीक है, ईरान के अंदर उस समय उज्बेकों का शासन भी चलता था, तो उज्बेकों के द्वारा जो है इसकी माँ और इसको बंदी बना लिया जाता है। और होता यह है कि नादिर शाह कुछ समय बाद अपने को वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता ये है जब ये वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद ये क्या करता है, एक तबके में जाकर उसका प्रमुख बन जाता है। मतलब एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और उस ग्रुप में जाकर ये उस ग्रुप का जो है सीनियर बन जाता है, प्रमुख बन जाता है। जल्दी ही इसकी ये सफलता जो होती है वो एक सैनिक के रूप में ये उभरने लगा, क्योंकि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये अपनी सैन्य बल के कारण जो है इतना प्रभावशाली बन पाया। ठीक है, ये अपना क्या करता है, ये एक सैनिक के रूप में ये उभरा और एक स्थानीय प्रधान, उस समय वहां पर एक स्थानीय प्रधान थे जिनका नाम था बाबा अली बेग, इनकी दो बेटियों से विवाह भी कर लेता है। ठीक है, जब इसने यहाँ इनकी दो बेटियों से जब इसका विवाह हो गया तो नादिर शाह के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये अपने शत्रुओं के प्रति तो काफी जो था निर्दयी था। मतलब अगर जैसे एग्जाम्पल
दिल्ली का ले लीजिए, ठीक है। दिल्ली में जब ये आया तो इसने यहाँ के बादशाह को लड़ाई के लिए बुलाने के लिए जो है कत्लेआम मचा दिया। लोगों को इसने जैसे सब्जी काटते हैं ना उसकी तरह काटना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। संपत्ति लूटना स्टार्ट, इसके पीछे भी एक कारण था ऐसा इसने क्यों किया, ठीक है, उसको भी अभी जानेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि अपने शत्रु, जो इसके शत्रु हुआ करते थे, उनके प्रति काफी निर्दय था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये अपने अनुचरों और सैनिकों के प्रति काफी उदार व्यक्ति था, ठीक है। दूसरा कारण इसकी जो सफलता का कारण है, मतलब इतना बड़ा इसने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, कहाँ एक बंदी बनाया हुआ व्यक्ति, और फिर धीरे धीरे वो ईरान का शासक बना और फिर उसके बाद भारत में भी आया। तो इतना बड़ा इसने एम्पायर कैसे खड़ा करा, उसके पीछे जहां इसकी सैन्य बल का कारण था, वहीं ये भी माना जाता है कि इसकी जो आवाज थी वो काफी गंभीर किस्म की आवाज थी, ठीक है। जो इसकी आवाज थी वो काफी गंभीर किस्म की थी, जिसके कारण इसकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं इसकी आवाज भी इसकी ये कारण बना, ठीक है। मतलब जो इसकी आवाज का गंभीरतापन था वो इसकी सफलता को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो नादिर शाह जो था वो अब बंदी से मुक्त हो गया, एक कबीले में जा पहुंचा, वहां से अपना एक शुरुआत स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब जब इसने यहां से एक शुरुआत स्टार्ट करी तो होता यह है कि नादिर शाह सफविद साम्राज्य को स्थापित कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? सफविद साम्राज्य को स्थापित कर देता है। उस समय फारस जो था उसकी गद्दी पर साफवियों का शासन था, ठीक है। ये साफवियों का मददगार था, ठीक है। मतलब ये क्या करता था, उनकी मदद करता था नादिर शाह। नादिर शाह की सैन्य प्रतिभा तथा उसका कार्य शैली को देखकर जो सफविद थे वो इससे काफी प्रभावित हो चुके थे। क्यों हो चुके थे? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी साम्राज्य है या कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर मैं आज के समय में गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट खड़ी होती है, ठीक है। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट कब चलेगी? जब उसकी पूरी सेना अच्छे से काम करेगी। जैसे मोदी सरकार है, अगर मोदी सरकार में मान लीजिए अमित शाह बीच में से कुछ कर जाए तो फिर तो सरकार गिरने का डर रहेगा, है ना। या मान लीजिए 20 से 25 जो विधायक है वो अलग हो जाए किसी भी दल से, तो वो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए मुंबई का। मुंबई में ठाकरे साहब की सरकार गिरी, क्यों गिरी? क्योंकि उनके जो विधायक थे उन्होंने उनसे नाता तोड़ दिया। अब उस समय भी यही था, राजा महाराजाओं के समय का भी यही समय था कि अगर राजा राजा तो है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी सेना मना कर दे उसके साथ रहने को, तो फिर वो राजा किस ले रहा? कोई भी दूसरा राज्य है, कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर उस पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति नहीं है। तो सफविद जो थे वो इससे प्रभावित भी इसीलिए थे क्योंकि इसके पास एक मेन पावर थी, वो था जो है सैन्य बल, ठीक है। और उस समय जो साफवियों थे, साफवियों को दो साम्राज्यों से बहुत ज्यादा जो था खतरा था, धोखा मिलने की उम्मीद थी। पहला था उस्मानी साम्राज्य और दूसरा था अफगानी साम्राज्य। और उत्तर में इन्हें रूसी साम्राज्य को भी जो था, रूसी साम्राज्य से भी इनको नजर रहती थी। रूसी साम्राज्य भी जो है सब विदों को मारना चाहते थे, हटाना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, ये नादिर शाह को अपना प्रिय बना लेते हैं। अब उस समय शाह सुल्तान हुसैन का जो बेटा था, शाह सुल्तान हुसैन का बेटा था तहमस्य। तहमस्य ने नादिर शाह का साथ दिया। इसके साथ मिलकर उसने उत्तरी ईरान में मसद, जो कि खुरासान की राजधानी हुआ करता था, उसमें अफगानों को भागकर अपने अधिकार में ले लिया था उस समय, ठीक है। क्योंकि शाह सुल्तान जो हुसैन का बेटा था तहमास्य ने नादिर शाह का साथ दिया था, ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि वो भी यही चाहता था कि उत्तरी ईरान में मशहद, जो कि खुरासान की राजधानी था, उसमें जो अफगान थे उन्हें वहां से निकालना था। तो उसने साथ इसीलिए दिया ताकि वो भगा सके। इस कार्य से प्रभावित होकर उसे तहमास्य कुली खान की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है ना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसके ऊपर। आगे क्या होता है, अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अफगानों ने राजधानी इस्फाना पर भी कब्जा कर लिया उस समय, ठीक है। 1729 के अंत होने तक अफगानों की को 3 बार हराया और इस्फान वापस अपने नियंत्रण में ले लिया था। किसने? नादिर शाह ने। समझ रहे? तो नादिर शाह इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका था, इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था अपना सैन्य बल के कारण। इसके बाद ये अपनी सैन्य को और मजबूत बनाने लगा। शाह तहमस से भारी कर वसूल करवाया इसने, ठीक है। और सैन्य ताकतवर होने के बाद उसने अफगानों के साथ साथ अन्य साम्राज्य जिसने उन्हें धोखा रखा था उन पर नियंत्रण कर लिया। इस व्यक्ति ने क्या करा, जिस व्यक्ति ने इसका साथ दिया,
तहमास्प ने उस व्यक्ति से कहता है कि तू अब इतना कर वसूल कर कि जिससे हम अपनी सैन्य ताकत को आगे बढ़ा सके और मजबूत कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो माइंड था ना वो इसी पर निर्भर था कि हाँ मैं अगर अपनी सैन्य शक्ति अच्छी कर लूंगा तो हो सकता है, और वही हुआ, ये अपनी सैन्य शक्ति के बल पर ही आगे बढ़ रहा था। तो वो चीज देखने को भी मिली। अब धीरे धीरे जहां तक इसने अफगानों को बाहर निकाल दिया, अब होते होते इसने अन्य साम्राज्य जिनसे इन्हें धोखा मिलने की उम्मीद थी, जिनसे ये लगता था कि हाँ ये साम्राज्य आगे चलकर इन पर खतरा पैदा कर सकता है, उसको भी इसने नियंत्रण में कर लिया। उस्मानी साम्राज्य और उत्तर में रूसी साम्राज्य का भी समावेश था, वहां पर भी इन्होंने इस चीज को अपनाया। नादिर की सैन्य सफलता तहमास्प से देखी नहीं गई। उसने अपनी सैन्य योग्यता साबित करने के लिए उस्मानों के साथ फिर से युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन वह हार गया और उसे नादिर द्वारा जीते हुए कुछ प्रदेश उस्मानियों को लौटाने पड़ गए। अब वही था कि जो व्यक्ति इसका साथ दे रहा था, जो व्यक्ति इसके साथ खड़ा था, जिस व्यक्ति के कहने पर इसने तहमास्प ने कर वसूल करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा कर वसूल करना स्टार्ट कर दिया, वो उस व्यक्ति की सफलता से जलने लगा। ठीक है, और उस सफलता से जलने के कारण उसको ऐसा लगा कि मेरी भी सैन्य शक्ति है, मैं भी जो है एक काम करता हूं, मैं भी क्या करता हूं उस्मानों पर आक्रमण कर देता हूं। लेकिन उसने उस्मानों पर आक्रमण तो किया, उस पर सैन्य शक्ति होगी लेकिन बुद्धि शक्ति नहीं थी ना, नादिर शाह के पास वो थी, समझ रहे हो, वो चीज था। तो ये क्या करता है, कब्जा करता है, उस्मानों के साथ फिर से युद्ध करता है और युद्ध होते होते ये हार जाता है। और जो नादिर शाह ने जो जमीनें इसको दिलवा रखी थी वो इसको उस्मानों को लौटानी पड़ गई, समझ रहे। तो यहां से इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, क्लियर है। तो ये चीज हो गई। अब इसका ईरान पर तो अच्छा खासा जो है क्या हो गया था, प्रभाव पड़ चुका था, मतलब ईरान में तो ये अच्छा खासा चल चुका था। लेकिन अब इसकी आंखें चलती हैं भारत पर। पश्चिमी दिशा में अच्छा खासा प्रदेश अपना अधिकार में लाने के बाद कहा जाता है कि पूर्व दिशा की ओर ये अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। पूर्व दिशा में सबसे पहला इसने कंधार पर अधिकार कर लिया, इस बात का बहाना बनाकर कि मुगलों ने अफगान भगोड़ों को शरण दे रखी है। क्योंकि अभी आप ये अफगान वाला मुद्दा अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन आप अफगान वाला मुद्दा समझ गए कि अफगानों से इसको क्यों चिढ़ थी, क्योंकि इसने अफगानों को कई बार हराया, ठीक है, और तहमास्प के कारण ही अफगान फिर से आ गए थे, ठीक है। लेकिन ये हमेशा जो कंधार पर ये आया, ये कंधार पर जब आया तो कंधार पर अधिकार जब इसने कर लिया तो उस अधिकार करने का इसने बहाना बनाया कि मुगलों ने अफगानी भगोड़ों को शरण दे रखी है। मुगल साम्राज्य की ओर कूच किया इसने, फिर ये काबुल पर अधिकार जमाता है और उसके बाद दिल्ली को अपना निशाना बनाता है। लेकिन दिल्ली को इसने जब निशाना बनाया तो ये धन संपत्ति से पूरी तरीके से भर चुका था। निशाना साधारण और आक्रमण किया इसने, अपना निशाना जो है साधा, और फिर इसने उसके बाद यहां पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। करनाल में मुगल राजा मोहम्मद शाह और नादिर की सेना के बीच लड़ाई हुई। इस जंग में सेना छोटी होने के बावजूद नादिर की सेना ने जीत हासिल कर ली, क्योंकि जो उस समय का शासक था मुगल का वो था नादिर, वो उस समय जो शासक था वो था मोहम्मद शाह आलम कहा जाता था। रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये कहा जाता है रंगीला इसलिए कहा जाता था, थोड़ा वैसे किस्म का इंसान था, आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। और दूसरा ये था नशे में रहता था, नशेड़ी था एक तरीके से। ये रहा भाई साहब, ये आप देख सकते हैं, ये भाई साहब नशे में रहते थे हमेशा, है ना। तो इन्होंने अपना गवा दिया, क्योंकि ये कहा जाता है जब नादिर शाह यहाँ से लाखों करोड़ों उस समय की जब संपत्तियां लेकर चला गया, काफी जेवरात सोने चांदी लेकर चला गया, ये व्यक्ति क्या करता है, मतलब मोहम्मद शाह क्या करता है, इसके जाने के बाद ये दोबारा औरतों में व्यस्त हो जाता है। ये कुछ इस किस्म का व्यक्ति था, है ना। ये इसके बारे में कुछ स्टोरी है, क्लियर है। तो भैया लड़ाई हो गई, भारत पर आक्रमण कर दिया इसने। 1739 में जब वह दिल्ली पहुंचा, उस समय यह कहा जाता है, ये अफवाह फैला दी गई कि नादिर शाह मारा गया है। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गया, फारसी सेना का कत्ल शुरू हो गया। इसका बदला लेने के लिए दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचा दिया, क्योंकि ये एक अफवाह फैलाई गई कि नादिर शाह मर गया। इससे जो है जो इसकी सेना थी वो काफी गुस्से में आ गई, और गुस्से में आने के वजह इसी ने कहा कि कत्लेआम मचाया जाए। तो वो ही हुआ, इसके कहने पे हुआ। कहा जाता है कि एक दिन में करीबन 20,000 से 22,000 लोगों की उस समय हत्या कर दी गई। इसके अलावा उसने उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम को विपुल धनराशि भी जब्त कर ली थी। इसने एक तरीके से पूरा कंगाल कर दिया था 1739 में ये भारत को,
समझ रहे हैं? 1739 में पूरा कंगाल करके चला गया था, और इसी समय अंग्रेज भी आ चुके थे इससे पहले, वो भी अपना धीरे धीरे यहाँ पर वर्चस्व जमा रहे थे। तो भारत तो 1739 से ही जो है क्या कहते हैं, लुट गया था पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। एक व्यक्ति मुगल बादशाह, एक मोहम्मद शाह आलम, जो कि अपने ऐशो मतलब अपनी अय्याशी पूरी करने के चक्कर में उसने एक बाहर से आया हुए व्यक्ति को सारी संपत्ति लौटा दी। मोहम्मद शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम की सारी भूमि भी नादिर शाह को दान में दी थी। हीरे जवाहरात के एक जखीरा भी इसे भेंट किया था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। कहा जाता है कि दिल्ली से लौटने पर उसके पास इतनी धन जमा हो गया था कि इसने अगले 3 वर्षों तक जनता से कर ही नहीं वसूल करा वहां पर। समझ रहे हो? इसने कर ही नहीं लिया 3 साल तक। इतनी संपत्ति हो गई कि इसने लोगों से कर लेना माफ कर दिया। नादिर शाह अंत हुआ इसका भी। नादिर शाह 11 वर्ष तक अपना शासन किया। इसने अपना कार्यालय के दौरान कई उपलब्धियां हासिल करी। अब अफसर का मकबरा जो है, नादिर शाह अफसर का मकबरा एक इमारत है जिसका निर्माण मसद शहर में नादिर शाह की याद में किया गया था। 1917 में काजर युग के अंतिम वर्षों में कव्वा अल सल्ताना ने अपने मकबरे के खंडारों के लिए उनके लिए एक नया मकबरा बनवाया, और तेहरान से उनके मकबरे तक उनकी अस्थियां स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति कत्लेआम के लिए जाना जाता है, लुटेरा बोला जाता है भारत में इसको, क्योंकि यहाँ पर इसने कारनामे ही ऐसे करे। ठीक है, लूट कर ले गया सब कुछ उस समय ये तो। लेकिन इसे ईरान में अगर मैं बात करूं तो इसको राजा माना जाता है, इसको बहुत बड़ा व्यक्ति समझा जाता है वहां पे। ठीक है, फारस के अंदर, ईरान के अंदर। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस नादिर शाह के बारे में। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। अगर कुछ डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लगा हो कहीं पे मैंने कुछ गलत बोला है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे चीजों को पढ़ाओ तो अंदर से निकलता है कुछ ना कुछ, और फिर जो है उसको बयान करना पड़ता है ना। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा नादिर शाह के बारे में। कुछ मिस्टेक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और सुबह की वोकैबुलरी या फिर आपने जो है क्या कहते हैं 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।